अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे मोहम्मद इरफान ने कोट मिठन शरीफ से भेजी है। मेरा इलाका सराकी बेल्ट कोट मिठन शरीफ, जहाँ की काफियाँ हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साईं की पूरी दुनिया में काफ़ियाँ मशहूर हैं। तो कोट मिठन शरीफ पाकिस्तान के उन शहरों में से है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। एक पर्सनालिटी होती है जो उस शहर को शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा देती है, और ये अल्लाह के दरवेश ही हो सकते हैं जिनका नाम जब तक दुनिया बसती रहेगी आबाद रहेगा, और ये इज़्ज़तें भी अल्लाह ताला ही अता करता है। मोहम्मद इरफान ने मुझे कहानी सराइकी में भेजी है और मेरा दिल था कि इस कहानी को मैं सराइकी में ही सुनाऊं। जिस तरह सराइकी में लफ्ज़ों का चुनाव किया जाता है तो वो सुनने का एक अपना मज़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे भी हैं जो उर्दू बड़ी मुश्किल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वो ये अमेरिका यूके से हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया है और वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कहते हैं आपकी कहानी को सुनने के लिए फिर भी हम लगे रहते हैं, जैसे कैसे टूटी फूटी हमें समझ आती है, फिर भी हम आपकी कहानी सुनते हैं। तो इसलिए मैं इसको उर्दू में सुनाऊंगा। मोहम्मद इरफान ने जो नाम भेजे हैं और उनका कहना है कि नाम आप एज इट इज़ ही बताइएगा, लोकेशन भी सही बताइएगा। कोट मिठन शरीफ के साथ एक गाँव जहाँ की एक सच्ची खौफनाक कहानी है। तरतीब उन्होंने मुझे कहा है आप खुद से बनाइएगा। उन्होंने मुझे कहानी सुना दी और बिल्कुल इसकी तरतीब एक बनानी पड़ी, उसी तरतीब से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उनके दादा का नाम है रहीम बख्श और उनके नाना का नाम है खुदा बख्श, और ये दोनों आपस में भाई हैं। सो इन्होंने अपने बच्चों की शादियां आपस में तय कर दी थी बचपन में ही। इरफान कहते हैं हमारे दादा रहीम बख्श और नाना खुदा बख्श दोनों ही सादा से इंसान थे। पुराने वक्तों की बात है, बेइंतहा मोहब्बतों के साथ साथ एक दूसरे का ख्याल, और जब बातें मुंह से निकाल दी जाती थीं, तय कर दी जाती थीं, तो बातों की ऐसी अहमियत होती थी कि पत्थर पे लकीर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वही कुछ हो के रहता था। खुदा बख्श के यहां एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम आमना था, जो मेरी मां है जिन्होंने कहानी भेजी इरफान। और सॉरी, आमना नहीं जी, आमना था। आमना शादी हो के अपने चचा के यहां ब्याह के आ गई। उनके शौहर का नाम जमील था। ये एक बड़ा सा कच्चा सा घर था जहां पे आमना ब्याह के आई थी अपने चचा के यहां उनके बेटे के साथ, जमील जिनका नाम था। कि उस घर के अंदर इर्द गिर्द जमीनें ही जमीनें थीं, और जमीनों के बिल्कुल बीचों बीच दरख्तों का इस तरह का झुंड बना हुआ था कि गोल दायरे में काफी दरख्त लगाए गए थे, और एक नहर के किनारे रास्ता था, कच्चा रास्ता जो इन जमीनों की तरफ जाता था। काफी चौड़ी सड़क थी क्योंकि बैलगाड़ी उस वक्त होती थी, बैलगाड़ी का वो रास्ता था, उन्होंने बैलगाड़ी रखी हुई थी। तो बैलगाड़ी चलती हुई जब उस घर के दरवाजे तक पहुंचती तो एक बड़ा सा दरवाजा था जो बैलगाड़ी तक के अंदर लेके जा सकें, और उसके बाद एक इतना बड़ा सहन था जो 4 घरों का एक ही सहन था। वक्त के साथ साथ वहां दीवारें आ गई हैं, 4 अलग घर बन गए हैं, लेकिन पहले 4 बड़े बड़े घर थे। यूं समझ लीजिए कि अगर एक बड़ा घर तकरीबन 1 कनाल या 1.5 कनाल का हो तो इसी तरह के 4 घर लगा लीजिए जो इकट्ठे थे, तो कितना बड़ा उस घर का सहन होगा। हर भाई के लिए, हर बंदे के लिए घर में 2-2 कमरे थे। वहीं पे उसी सहन के अंदर काफी ज्यादा दरख्त भी लगे हुए थे, वहीं पे जानवर बंधे होते, भेड़, बकरियां, भैंसें और बैल भी वहीं पे, क्योंकि बैलगाड़ी भी उन्हें रखी हुई थी। तो एक गांव के कल्चर का एक ऐसा बेहतरीन मोहब्बत का घर जो था जहां पे सब बेइंतहा खुशी से रहते थे। हमारे जो नाना खुदा बख्श थे उनका जो घर था इसी ही जगह से थोड़े ही फासलों पे जो आगे जमीनें थीं वहीं पे वो आबाद थे। उन्हीं का भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा घर था।
सादगी का दौर था। धोती वगैरह बांधी जाती थी, हल्के फुल्के रंग के कपड़े पहने जाते थे और हर वक्त सर पे पगड़ी बांधी जाती थी। लेकिन इस घर के अंदर एक ऐसा राज था जो नाना और दादा के बीच में था। दोनों भाई उस राज से वाकिफ थे और वक्त से पहले ही उनके दिलों में एक खौफ भी था, आने वाले वक्त का खौफ, जिस राज से वो वाकिफ हो गए थे। जानते थे कि जब वक्त आएगा तो ये होगा ही होगा। अब जब शादी हो गई, आमना उस घर में आई। जमील और आमना दोनों ही खुश थे। आमना कोई खास शक्ल सूरत की मालिक नहीं थी। गांव के अंदर रहने वाली जिस तरह एक सादा सी औरतें होती हैं, सांवला सा कलर, कोई नक्श में भी कोई ऐसी कशिश वगैरह नहीं, एक आम सी शक्ल की मालिक। जमील भी बिल्कुल ऐसा ही था, गांव में काम काज करने वाला। लेकिन दोनों के अंदर एक बात मुश्तरक थी कि गांव में काम करने की वजह से, जमीनों में भैंसों का, गाय का चारा काटने की वजह से इनके जिस्म फुर्तीले होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं। आज की बात नहीं कर रहा मैं, पुरानी बात कर रहा हूं। तो आमना भी बहुत एक्टिव थी और जमील भी बहुत एक्टिव था। लेकिन जमील की ख्वाहिश थी कि वो शहर जाके कमाना चाहता था। उन जमीनों के अंदर इतनी आमदन तो हो जाती थी कि गुजर बसर बहुत अच्छी हो जाती थी। सब कुछ दिया अल्लाह का था, बैल था, सब कुछ था। लेकिन उसकी ख्वाहिश यही थी, जैसे वक्त के साथ इंसानों के अंदर होती है, कि मैं जब शहर जाऊंगा, कमाऊंगा, तो ये घर बहुत बड़ा, जो घर ऑलरेडी है, इसको मैं पक्का करवाऊंगा और इसके अंदर ये सहूलत है, गाड़ी लेंगे, ये लेंगे, ऐसी कई ख्वाहिशात। तो बाप के बारहा मना करने के बावजूद जमील आखिर जिद पे अड़ गया और कुछ अरसे बाद बाप को मानना पड़ा कि ठीक है, अभी नई नई शादी है, वक्त आएगा तो ठीक है, तुम्हें इजाज़त दे देंगे। यूं जमील 8-9 महीने वहीं घर पे रहा और उसके बाद उसको बाप ने इजाज़त दे दी और वो शहर कमाने के लिए चला गया। और वाकई वहाँ पे उसको एक जगह पे बहुत अच्छी फैक्ट्री में काम करने की जगह मिल गई। ज़मीनों का तो ये होता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब फसल तैयार होती है, उसका पैसा आता है तो वो आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हर महीने उसको तनख्वाह मिलती है और हर महीने जब वो घर पैसे भेजता तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, बीवी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, बाप माँ सब बहुत ज़्यादा खुश थे। अमीना अब माँ बनने वाली थी। अमीना के यहाँ पहला बेटा हुआ जिसका नाम इरफान रखा गया, जो मैं था, जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। इरफान ने यह कहानी भेजी है। इरफान के बाद दूसरी उनकी बेटी पैदा हुई। इरफान काफी बड़ा हो चुका था, 3-4 साल बाद एक बेटी पैदा हुई। वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होनी शुरू हो गई। इस घर के अंदर जहां पे भेड़, बकरियां, बैल वगैरह थे, वहीं पे घर के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर, अमूमन गाँव में, देहातों में बैक साइड के ऊपर ही बनाया जाता है, इस तरह के कमरे बनाए जाते थे जिनको तूड़ी वाला कमरा कहा जाता था। जानवरों का जो चारा, या भैंस जो चारा वगैरह खाती है, वो भी रखा जाता, तूड़ी भी रखी जाती। और ये कच्चे से कमरे होते, लेकिन घर के बिल्कुल बैक साइड पे होते, जहां इस घर में मुर्गियां वगैरह थी, अंडे वगैरह उनके अपने थे, दूध, मक्खन, दही, लस्सी ये घर के ही तैयार होती थी उस दौर में। वहीं पे उनके यहां अब तीसरी औलाद पैदा होने वाली थी। सब कुछ नॉर्मल था, अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं थी इस घर के अंदर जो अजीब सी हो, सब रूटीन में था। लेकिन जैसी तीसरी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने रुबीना रखा। रुबीना जब पैदा हुई तो उसकी माथे की लेफ्ट साइड की जो आंख होती है उल्टी, जिन्हों लोग कहते हैं खब्बी, सराइकी में इसको बोलते हैं सज्जी खब्बी, खब्बी तो पंजाबी में खब्बी कहते हैं। खब्बी असा बे जो लफ्ज़ है ना, ये लोग नहीं बोल सकते प्योर सराइकी के अंदर। डांद, बे या डू कहते हैं लोग, डू लफ्ज़ नहीं है सराइकी में, डू कहते हैं। हिक डू लोग नहीं बोल सकते, तो बे, खब्बी, सज्जी। तो जो उल्टी साइड की आंख थी, उस आंख के ऊपर एक बड़ा सा काला सा निशान भी था। जब वो पैदा हुई और उस बच्ची को इस दुनिया में रोते हुए दाई बाहर लेके आई, मुबारक हो बेटी पैदा हुई है, तो उस बेटी को जब
उसके दादा ने अपने हाथों में उठाया और उसके माथे पे उसी काले निशान को देखा और उस रोती हुई बच्ची को जब घूर रहे थे तो शायद उनके दिलों में कोई झांक सकता उनके दिल में और पहचान सकता कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। बज़ाहिर तो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन वो काफ़ी देर उस बच्ची को देखते रहे और फिर एक दुआ दी, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। उस रात लेटे हुए दादा, जो रुबीना का दादा जिसका नाम रहीम बख्श था, अपनी चारपाई पे आज जब वो 7-8 बजे सो जाता था, आज 9-10 बज गए थे। सारा घर उस वक्त सहन में चारपाइयां बिछा के सो रहा था, लेकिन रहीम बख्श सोया नहीं था। कुछ तो ऐसा था जिसको वो सोचे जा रहा था। अब वक्त गुजरना शुरू हुआ, बाप भी आ गया। जमील जब उसको पता लगा उसके यहाँ एक तीसरी बेटी रुबीना पैदा हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश था कि अल्लाह के तरफ से एक फिर रहमत अता की गई है। बेटियां रहमत होती हैं। जो दादी थी रुबीना की, वो एक बात पे जरूर परेशान थी और अपने शौहर के पास आके बैठी और कहती है, जिस दिन रुबीना इस दुनिया में आने वाली थी, मैंने एक बात नोट की थी। दादा बोले, क्या? उन्होंने कहा, एक दिन पहले काफी कौवे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे घर के ऊपर और बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। शायद कोई उनका कौवा मर गया होगा। जब कौवों का कोई मर जाता है तो ये बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा कौवे आपके घर के ऊपर या उस जगह पे जहां पे कौवा मरा पड़ा हो, कां 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 करके बहुत ज्यादा गोल दायरे में घूमना शुरू कर देते हैं और चीखो पुकार कर रहे होते हैं, मातम कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। हम उनकी जुबान तो नहीं समझ सकते। बचपन में भी हमने ये देखा था, कहीं पे कौवा मर जाता था या हम छोटे थे, पता नहीं था, कौवे को उठा के उनको दिखाते थे ऐसे कि कौवा है। तो बहुत ज्यादा कौवे सैकड़ों की तादाद में जमा होकर काएं 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 करते थे और शोर समझ जाता था। तो वो बोली, उनका नाम क्या लिखा है उन्होंने, सकीना। तो सकीना बोली कि मैं इस बात पे हैरान हूं कि जब रुबीना पैदा होने वाली थी तो उससे एक दिन पहले इतने कौवों का जमा होके इस तरह में नॉर्मल सी बात थी, लेकिन फिर जब दूसरे दिन भी यही बात हुई तो तब मुझे यह लगा कि यह क्या बात हुई। आज भी क्या कोई इनका मर गया है? चलो एक दिन पहले तो मर गया होगा, मेरे जहन में ये, या कोई कौवा मर गया होगा, ये चीख रहे होंगे, लेकिन दूसरे दिन भी जब ये इसी तरह हुआ तो मैं चौंक पड़ी। और जब रुबीना पैदा हुई तो उस रात आपने एक बात नोट की थी। वो बोले, क्या? उसने कहा, हमारे घर में 1-2 बिल्लियां तो कभी कभी नजर आती हैं, लेकिन मुख्तलिफ रंगों की हैं, लेकिन उस रात मैंने 6-7 बिल्लियों को देखा था जो सारी काली स्याह थी। तो वो जो अभी तक सर झुकाए रहीम बख्श बात को सुनने में मसरूफ थे, तो एकदम से चौंके और अपनी बीवी सकीना की तरफ देख के बोले, जैसे आंखों में कह रहे हो, तफसील से बताओ कि अब मैं तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूं। पहले इस तरह वो सुन रहे थे जिस तरह उनकी आदत थी, और जब वो सर उठा के देखते थे तो इसका मतलब था कि अब मैं गौर से तुम्हारी बात को सुन रहा हूं, अब तफसील से बताओ। तो बोली कि उस रात पता है क्या, मैं जब ये रुबीना पैदा हुई है, ये दूसरा दिन था, कौवे बहुत ज्यादा चीखे थे तो मैं हैरान थी। तो शाम के टाइम जब मैं पीछे वाले कमरे में गई, जो तूड़ी वाला कमरा था, वहां से मैंने चारा वगैरह लेना था, तो मैंने देखा वहां पे 6-7 मुझे बिल्लियां नजर आई। और ये बिल्लियां, मैं इस बात पे हैरान हुई कि सारी ऊपर छत पे बैठी हुई थी और उनके बैठने का अंदाज इस तरह था, ना वो चल रही थी ना जा रही थी, जैसे सुकून से बैठी होती हैं। एक होती है बैठ सी जाती हैं, लेटने वाला अंदाज होता है, बैठने वाला, इस तरह नहीं। वो थी खड़ी हुई लेकिन रुकी हुई थी, इधर उधर देख रही थी। तो मैंने इतनी बिल्लियां देखी, मेरे लिए तब भी ये नॉर्मल था, इतना कुछ हैरान को नहीं था कि 6-7 बिल्लियां कालियां पता नहीं कहां से आ गई हैं। पहले तो हमने गांव में इतनी नहीं देखी थी, लेकिन आ गई होंगी। खैर मैं उस दूरी वाले कमरे से निकली, सामान जो मैंने लेना था। लेकिन मैं जब रात को आप लोगों को खाना वगैरह मैंने खिला दिया, आप अभी नहीं आए थे, बाकियों को खाना वगैरह दिया, आप जरा लेट आए हैं। वो आए हुए थे, कहीं बाहर काम से गए थे, तो कह रहे हैं आप जरा जब बाहर गए हैं तो उसी वक्त मैंने देखा कि वो ही 7-8 6-7 जितनी भी बिल्लियां थीं वो पीछे तोड़ी वाले कमरे से हमारे सहन में आ गई।
और जब सहन में आ गई तो मैंने कहा ये भूखी हैं, इनको खाने की ज़रूरत है। तो वो चलती चलती सारी इस तरह मेरे पास आई कि मैं रोटियां पका रही थी। उस वक्त तो मैंने तवज्जो नहीं दी, वो वहां पे रुकी रहीं और उसके बाद उस कमरे की तरफ गई जहां पे अमीना के लेटी हुई थी, रुबीना पैदा हो चुकी थी। वो दरवाजे पे कुछ देर खड़ी रहीं और उसके बाद सारे आगे ऐसा ऐसा खाना खाने शुरू हो गए। मेरी भी तवज्जो नहीं रही बिलिया कहाँ चली गई कि जब मैंने खाना वगैरह खिला दिया तो मैंने तब देखा आपकी रोटियां रखी थी, एक दो इजाफी भी उस वक्तों में पकाई जाती थी हमेशा, कि कोई 2 खाना चाहे कोई 3 खाना चाहे। रोटी ही, सालन कम, रोटियां ये लोग बहुत ज़्यादा खाते थे, देहात के लोग आज भी ऐसा करते हैं। तो कहती जब सबने खाना वगैरह खा लिया तो तब मेरा ध्यान गया इन सब बातों के ऊपर और मैं आपके साथ बात करने के आई हूं कि मैंने देखा कि वही बिल्लियां जो हैं वो दीवार पे बैठी हुई हैं और एक अजीब सी आवाजें निकाल रही हैं, गुर्राने वाली आवाज। मुझे डर सा लगा उनसे। अच्छा, मैं पहले तो थोड़ी सी चौंकी, डरी और फिर मैंने देखा वो छलांगे लगा के नीचे आ गई हैं। मैंने कहा शायद इनको भूख लगी होगी, मैं डरी भी सही उनसे। मैंने एक रोटी उठाई और रोटी के चंद टुकड़े किए छोटे छोटे करके, ऐसे उनके आगे फेंके जो बिल्ली खा लेती है, उठा लेती है। उन्होंने नहीं उठाए। मैंने कहा शायद भूखी होंगी, इनको दूध चाहिए होगा, रोटी ना खाती हूं। मैंने पहली दफा देख रही थी इनको, जो हमारे इस घर में फिरती है 1-2 बिल्लियां, वो तो खा लेती हैं रोटी भी। मैंने एक दूध उठा के एक जगह पे थोड़ा सा डाल दिया कि ये दूध पिएंगी। किसी ने दूध तक भी नहीं पिया। और जब मैंने उनको दूध डाला है तो वो दूध के करीब गई हैं, दूध को देखकर उसके बाद गुर्राना शुरू हो गई हैं, जैसे बिल्लियां गुस्से में आपस में लड़ती हैं और एक अजीब सी आवाज़ें निकालती हैं। तो वो अजीब सी आवाज़ें निकाल के मेरी तरफ देख रही थी। वो जो गुर्राने वाला अंदाज था वो एक दूसरे की तरफ नहीं था, मेरी तरफ था कि मैं तो उल्टा उनको दूध दिया, वो मेरी तरफ गुर्रा क्यों रही हैं। मैं तो डरी हूं बकायदा। मुझे ऐसा लगा है इस तरह उनकी दुमें खड़ी हो गई हैं, पीछे सीधी हो गई और गुर्रा रही थी जैसे अभी मेरे ऊपर हमला कर दी थी। तो मैं खौफजदा हो गई हूँ, मैं पीछे हट गई हूं। मैं कहा ये क्या है कि किसी को बुलाऊं और कौन निकालो इनको, ये तो बड़ी खौफनाक है। तो मैं जब डरी हूं तो मैं बकायदा फिर गई हूं कि किसी को बुला के आऊं, उनको कौन निकालो इनको। और मैं जब बुला के लाई हूं तो वहां पे कोई भी नहीं था। खैर आप आ गए, फिर मैंने खाना शाना दिया, मेरे भी दिमाग से निकल गया। लेकिन अब मैं सोचती रही हूं कि ये क्या हुआ है। दादा ने कहा इसमें ऐसी परेशानी की बात क्या है। उसने कहा परेशानी की बात यह है आज दिन को फिर से कौवे इकट्ठे हो गए थे और कौवे हमारे घर के ऊपर ही काएं काएं कर रहे थे। जिस बात पे मैं चौंकी हूं, वो इर्द गिर्द करते, कहीं उनका कौवा मरा पड़ा होता बात और होती, हमारे घर के ऊपर काएं काएं कर रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे। मैंने कहा इधर तो कोई नहीं कोई चीज मरी पड़ी और ये तीसरी दफा आ रहे हैं। तब मैं चौंक गई हूं। मैंने कहा कि मामला पता नहीं क्या है, मैं आपसे डिस्कस करूं, आपको बताऊं। रहीम बख्श सुनते रहे और उसके बाद बोले नहीं परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, ये हो जाता है, जानवर है, बिल्लियां हैं, ऐसे हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन वो अंदर ही अंदर तो जानते थे कि जिस दिन रुबीना पैदा हुई थी उसी दिन वो भी लेटे सोचते रहे थे कि अल्लाह खैर करे, मामला क्या होने वाला है। अब इस वाकये को 10-15 दिन हो चुके थे। बच्चे अब इतनी हो गई थी कि माँ उसको सुलाने के लिए अपनी साइड पे लिटा देती और सकीना रात को सोई हुई है, उसकी मां रुबीना की मां आमना भी सोई हुई है। घर के तमाम फर्द रात है, खामोशी है, सो रहे हैं। लेकिन एक बात जो अजीब थी कि वो बच्ची दिन सारा सोती रहती थी, जैसे ही शाम होती थी, अंधेरा फैलता था, वो जाग जाती थी और उसके बाद जूं वो खेलना शुरू होती, जूं वो दूध पीती, रोती और जागती रहती। माँ उसकी बहुत परेशान थी। 10-15 दिन हो गए थे कि इसकी कैसी अजीब सी रूटीन बन गई है, दिन सारा सोती है, जैसे रात होती है जाग जाती है और मुझे भी जगाती है। बच्ची है, जाग रही है, लादमी होते सोई हुई हो, माँ का तो वैसे ही धड़का लगाता है, रात को ये जागती है। अब इसकी मैं रूटीन कैसे चेंज करूं? तो उसकी सास ने उसको मशवरा दिया कि दिन को इसको जगा दिया करो ताकि ये जाग जाए, रात को फिर खुद ब खुद सो जाएगी। तो एक दिन ऐसा ही किया, दोनों ने, सास ने और रुबीना की माँ आमना ने भी उसको, दोनों को, सोती हुई बच्ची को दोनों ने मिलकर जगाया, उसको हिलाया, उससे खेलने की कोशिश की। वो लेटी हुई हल्की सी आंख खोलती, देखती उनको और थोड़ी देर के बाद फिर आंख बंद कर देती। वो थोड़ी देर तक उसको जगाते, वो आंख खोलती, उनको देखती और फिर सो जाती। काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नींद से बेदार हो जाती, थोड़ी ही देर जागती फिर सो जाती।
अब परेशानी बन रही थी माँ के लिए। सास भी समझ गई थी कि रात सारी जो ये जगाएगी, माँ को भी जगाएगी, तो दिन को थोड़ा सा जाग ले ताकि रात को माँ भी सो सके, ये भी सो सके। माँ तो दिन को नहीं सो सकती थी। सास ने कहा चलो मैं रात को, तुम अगर आंख तुम्हारी लग भी गई ना किसी वक्त, मैं भी रात को कोशिश करूंगी, इसको रात को सुलाने की कोशिश करेंगे। अगर दिन को जगा नहीं पाए तो इसको रात को सुलाते हैं। ऐसी ही एक रात सकीना अपने बिस्तर से उठी। टाइम होगा 12-1 बजे का, उनके पास घड़ियां तो होती नहीं थी, अंदाजा है आधी रात का टाइम था। और उसने देखा माँ तो सो रही है, शायद उसकी आंख लग गई है, कमरे में बच्ची खेल रही थी। कमरे में कह रहा हूं, सहन में। वो चारपाई से उठी, उसने देखा माँ की आंख लग गई है, बच्ची के खेलने की आवाज आ गई है। वो उठी है ताकि जाके उसको उठाए अमीना को कि तुम उठो, इसको अभी सुलाते हैं जरा, ताकि इसको आंख लग जाएगी तो दिन को जागी रहेगी। वो जैसे ही पहुंची है करीब माँ बेटी के, बेटी उसके बगल में लेटी है। माँ ने अपना एक हाथ इस तरह रखा हुआ है और हाथ के नीचे वो छोटी सी मासूम सी बच्ची है। अब वो आंखें तो इस तरह नहीं खुलती होती, अभी तो बहुत छोटी होती है, वो जाग जाती है, बस रोती और ऐसे करती रहती है अजीब सी। ये कोई महीना 2 महीने की बात होगी। तो वो कहती है कि जब मैं उसके करीब गई हूं उस बच्ची के, तो उसकी मैंने माँ को जगाया कि उठो। उसकी माँ भी सो रही थी, जागी। हाँ, मैंने कहा इसको इस वक्त सुलाने की कोशिश करो। हम दोनों बैठ के उसको सुलाते रहे, सुलाते रहे, सुलाते रहे। और वो ऐसा ही होता जिस तरह दिन को हुआ था कि वो सो जाती, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वो जाग जाती। एक मासूम थी, हाथ पांव चलाना शुरू कर देती जिस तरह एक मासूम होते हैं। लेकिन इसी तरह दिन गुजरते रहे, ना वो उसको सुला पाए, ना वो उसको जगा पाए। दिन को उसको वो सुलाना चाहते थे, रात को उसको जगाना चाहते थे। इस चक्रों में दिन गुजरते गए और तकरीबन 2-3 माह 4 माह गुजर गए। अब वो भी छोड़ चुके थे इस बात को कि एक ट्राई 2-3 दफा तो उन्होंने कर दी थी कि दिन को इसको वो जगा दें और रात को उसको सुला दें। 2-3 दफा कोशिशों के बावजूद नाकाम रह गए। अब उसकी मुस्तकिल यही आदत होगी, 4 महीने 5 महीने हो गए होंगे, एग्जैक्ट वो कहते हैं टाइम का नहीं पता, कि एक दिन सकीना उठी है वॉशरूम के लिए या किसी काम के लिए। वो कहते हैं उठी है हमारी माँ दादी। अब वो इतनी बड़ी हो गई थी माशाल्लाह, आंखें वगैरह खोलती थी और रोती थी, आवाज निकालती थी और खेलती थी, हंसती थी। अब इतनी बच्चे हो जाते हैं। ये वक्त से पहले, वो कह रहे हैं इसकी आदतें जो थी वक्त से पहले बहुत ज्यादा वो एक्टिव और बहुत ज्यादा होशियार नजर आ रही थी। जितना बच्चे 8 महीने में रिस्पॉन्स देते हैं, ये जल्दी देना शुरू हो गई थी। सकीना उठी है और वो कहती है मैं ऐसे जाने ही लगी हूं तो मुझे एक छोटे से मासूम बच्चे की कहके की आवाज आई है। मैं हैरान हुई हूं और उसी वक्त मैं मुड़ी हूं, मेरे जहन में फौरन रुबीना आई है कि वो बच्ची ही हंस रही होगी। और मैं चलती हुई जब आहिस्ता आहिस्ता रुबीना के चारपाई के करीब गई हूं तो रुबीना मुसलसल एक तरफ देख के इस तरह हंस रही थी जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो।